आइए अब प्रश्न को डील करते हैं। सन 1889 में लंदन में ब्रिटिश इंडिया कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसके सचिव विलियम डिग्बी थे। हाँ, एकदम सही है। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया ने लंदन में 1890 में इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। हाँ, सही है, ताकि लंदन में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का प्रचार प्रसार किया जा सके। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण को आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस चरण में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण यानी 1885 से 1905 यानी उदारवादी युग, उदारवादी युग को आर्थिक राष्ट्रवादी युग क्यों कहा जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। उदारवादी युग को आर्थिक राष्ट्रवादी युग क्यों कहा जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो उदारवादी युग को आर्थिक राष्ट्रवादी युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने इस बात को लेकर भारत की जनता को जागरूक किया किस प्रकार अंग्रेज भारत से भारत का धन बाहर निकाल रहा है, किस प्रकार अंग्रेज भारत से भारत का धन बाहर निकाल रहा है, भारत से भारत का धन बाहर निकाल रहा है। अर्थात किस प्रकार अंग्रेज भारत का आर्थिक तौर पर शोषण कर रहा है। अंग्रेज भारत का आर्थिक तौर पर शोषण कर रहा है, इसको लेकर के आरसी दत्त ने, रमेश चंद्र दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास नाम से जो है एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक के जरिए भारत के लोगों को आर्थिक तौर पर जागरूक किया। दादा भाई नेरोजी ने धन के निष्कासन के सिद्धांत के जरिए भारत के लोगों को जागरूक किया। फिर आपको महादेव गोविंद रानाडे ने आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व पर बल दिया। यानी कुल मिलाकर के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण या उदारवादी काल में उदारवादी नेताओं ने भारत के लोगों को आर्थिक तौर पर जागरूक किया कि किस प्रकार से आर्थिक शोषण हम भारतीयों का अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है। यही कारण है कि राष्ट्रवादी आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण यानी उदारवादी चरण को आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उत्तर होगा 1, बी दोनों सही है, यानी आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। निम्न में से कौन उदारवादियों के मांगों में शामिल नहीं था? उदारवादियों के मांगों में शामिल नहीं था, यानी इसमें से क्या ऐसा था जो उदारवादियों के मांगों में जो है शामिल नहीं था? उदारवादी नेताओं की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस के एक उदारवादी नेता दादा भाई नेरोजी भी हुआ करते थे। दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 3 बार किया है। दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 3 बार किया है। पहली बार 1886 कलकत्ता, दूसरी बार 1893 लाहौर और तीसरी बार 1906 कलकत्ता। दादा भाई नेरोजी ने जो दूसरी बार 1893 में लाहौर में हो रहे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया, इसमें उन्होंने यह मांग किया कि आईसीएस की परीक्षा जो है भारत में भी करवाई जाए। आईसीएस की परीक्षा जो है आपको भारत में भी करवाई जाए, अर्थात सिविल सेवा का भारतीयकरण किया जाए, यह दादा भाई नेरोजी की मांग थी, अर्थात उदारवादी नेताओं की यह मांग थी। फिर उदारवादी नेताओं ने कृषि बैंक की स्थापना को लेकर भी मांग किया, और फिर उदारवादी नेताओं ने यह भी मांग किया कि स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर स्वशासन की स्थापना की जाए। ये तमाम मांगे उदारवादियों की हुआ करती थी। वहीं जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और फिर बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हुए, तो स्वदेशी आंदोलन को लेकर उदारवादियों की यह मांग थी कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन को लेकर हुआ है, बंगाल का विभाजन हुआ है, बंगाल विभाजन को लेकर ही स्वदेशी आंदोलन हुए हैं, बंगाल विभाजन को लेकर ही स्वदेशी आंदोलन हुए हैं। बंगाल विभाजन को लेकर जो स्वदेशी आंदोलन हुए हैं वह स्वदेशी आंदोलन सिर्फ बंगाल तक सीमित रहे, यह उदारवादियों की मांग थी।
बंगाल विभाजन को लेकर जो स्वदेशी आंदोलन हुए हैं वह स्वदेशी आंदोलन सिर्फ बंगाल तक सीमित रहे, सिर्फ बंगाल तक सीमित रहे, यह मांग थी उदारवादियों की। उदारवादी कभी नहीं चाहता था कि स्वदेशी आंदोलन का प्रसार पूरे भारतवर्ष में हो। तो ए सही है, बी सही। स्वदेशी आंदोलन सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहे, बंगाल से बाहर स्वदेशी आंदोलन नहीं हो, तो यही गलत है। आंसर हो जाएगा। औपनिवेशिक काल में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कब पारित किया गया? 1904 ईस्वी में पारित किए गए, वर्ष 1904। औपनिवेशिक काल में विभिन्न वैश्विक घटनाओं के फलस्वरूप भारतीय युवाओं के मन में यूरोपीय अपराजयता के मिथक का खंडन हुआ, जिनमें शामिल था। देखिए, यूरोप जगत को लेकर एक मिथ्या लोगों के मन में था। यूरोप जगत को लेकर एक मिथ्या लोगों के मन में था। वह मिथ्या यह था कि यूरोप के किसी देश को युद्ध में पराजित नहीं किया जा सकता है। यूरोप के किसी देश, मतलब इटली, फ्रांस, जर्मनी, किसी भी देश को युद्ध में पराजित नहीं किया जा सकता है। यह मिथ्या थी। लेकिन रूस को 1904-05 में जापान पराजित कर दिया। रूस को 1904-05 में जापान पराजित कर दिया। रूस यूरोप महादेश का एक देश है। जब रूस को जापान ने पराजित कर दिया, और उससे पहले वर्ष 1895-96 में इथियोपिया नामक देश ने इटली को पराजित कर दिया। इटली यूरोप महादेश का एक देश था। तो 1904-05 में जापान ने रूस को पराजित कर दिया, जापान ने यूरोपीय देश रूस को पराजित कर दिया, और 1895-96 में इथियोपिया ने इटली को पराजित कर दिया। तो यह मिथ्या जो लोगों के मन में थी कि यूरोपीय देश को पराजित नहीं किया जा सकता है, यह मिथ्या खत्म हो गया। और यही सब घटना भारत के युवाओं के मन में एक उमंग भरा, एक उत्साह भरा कि नहीं, यूरोपीय देश को भी पराजित किया जा सकता है। जब जापान रूस को पराजित कर सकता है, इथियोपिया इटली को पराजित कर सकता है, भारत भी ब्रिटेन को पराजित कर सकता है। और भारत ब्रिटेन को पराजित करके भारत में स्वशासन की स्थापना कर सकता है। यह बात भारतीय युवाओं के मन में आया, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन को समझे हैं गुरुजी लोग? हाँ। निम्न में से किसने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई? बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद सर गुरुदास बनर्जी ने बनाई। डीएबी आंदोलन का संबंध औपनिवेशिक युग के दौरान किस राज्य से है? औपनिवेशिक युग के दौरान डीएबी आंदोलन का संबंध पंजाब राज्य से है। निम्न कथनों में सही का चयन करें। देखिए, बंगाल विभाजन को लेकर के प्रश्न है। पहला, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी ना। 16 अक्टूबर 1905 को है, उसको जगा दीजिए। क्या हुआ है उसको? क्या हुआ? जग जाइए, सुबह हो गया है। चलिए, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई? नहीं, बंगाल विभाजन की घोषणा नहीं, बंगाल विभाजन लागू हुआ। बंगाल विभाजन की घोषणा तो हुई है 19 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर था। हाँ, सही है। पश्चिमी बंगाल मुस्लिम बहुल तथा पूर्वी बंगाल हिंदू बहुल क्षेत्र था। सही है या गलत? गलत ना है जी। पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल और पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल, यानी उल्टा ना है जी। गलत है ना? कौन सा सही है? केवल दो, यानी आंसर सी। आगे, बंगाल विभाजन के बाद बंगाल 2 भागों में बट गया, जो पश्चिमी और पूर्वी बंगाल कहे गए। कर्जन ने पूर्वी बंगाल की राजधानी किसे बनाया? पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका और पश्चिमी बंगाल कोलकाता। वेलेंटाइन सिरोल ने किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? देखिए, वेलेंटाइन सिरोल अंग्रेज था ये। इन्होंने इंडियन अनरेस्ट
इंडियन अनडेस्ट नामक साहित्य की रचना की है। वैलेंटाइन सिरोल ने उन व्यक्ति को तथा उस संगठन को भारतीय अशांति का जनक कहा है जो स्वराज के ऊपर बल देने का काम किया करता था। जैसे आर्य समाज ने स्वराज के ऊपर बल देने का काम किया, जिस वजह से वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भी भारतीय अशांति का जनक कहा। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती के स्वराज्य को आगे बढ़ाने का काम बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक जब स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन के समय विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के अपनाने का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनके इन्हीं कृत्यों को देखते हुए, उनके इन्हीं कामों को देखते हुए वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। अर्थात आंसर हो जाएगा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के प्रचार के दौरान। स्वदेशी आंदोलन के नेता और स्थान सैयद हैदर राजा दिल्ली, पी आनंद चार्लू मद्रास, लाला लाजपत राय उत्तर प्रदेश और पंजाब, बाल गंगाधर तिलक मुंबई। 3, 2, 4, 1 बी सही है ना। निम्नलिखित में से किस नेता ने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया? मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर राजा ने नहीं किया। सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा की गई थी। अश्विनी कुमार दत्त। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा की गई थी। प्रफुल्ल चंद्र राय। किस आंदोलन के दौरान पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर भागीदारी दिखाई? देखिए ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार हमने आपको बतलाया है स्वदेशी आंदोलन प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन हुआ जिसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में देखने को मिला, और स्वदेशी आंदोलन ही प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन हुआ जिसमें पहली बार महिलाओं ने प्रत्यक्ष तौर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। और इसमें किसान और मुसलमान शामिल नहीं हुए थे। किसान और मुसलमानों की भागीदारी स्वदेशी आंदोलन में नहीं हुआ करती थी, लेकिन भारतीय युवा, महिला, इन लोगों की भागीदारी स्वदेशी आंदोलन में सक्रियता रूप से देखने को मिली है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। किस ब्रिटिश पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत की यात्रा की तथा 1908 में द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक भी प्रकाशित किया? स्वदेशी आंदोलन के दौरान हेनरी वुड नेविंसन नामक ब्रिटिश पत्रकार ने भारत की यात्रा की और 1908 में न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भी प्रकाशित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने फरवरी 1919 में आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के किस स्थान पर राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया? बेसेंट थियोसोफिकल कॉलेज में। बेसेंट थियोसोफिकल कॉलेज में। निम्न में से किसकी स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी नहीं थी? स्वदेशी आंदोलन में किसान और मुसलमान, इन दोनों की सक्रिय भागीदारी नहीं थी। स्वदेशी आंदोलन के उपलब्धियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? मुसलमानों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जिससे राष्ट्रीय एकजुटता का प्रसार हुआ? नहीं, मुसलमानों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया। बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया। और मुसलमानों की अगर आप बात करेंगे, मुस्लिम लीग की अगर आप बात करेंगे, तो उसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। मुसलमान और मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। वो जो है आपको स्वदेशी आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। गलत है ये। और ऐसा अंग्रेजों के बहकावे में आने के कारण, देखिए कभी भी किसी के भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। अगर अंग्रेज भारतीय मुसलमानों को नहीं बहकाता, अगर अंग्रेज भारतीय मुसलमान को नहीं बहकाता तो ये नहीं होता। लेकिन अंग्रेज के बहकावे में आने के कारण जो है मुसलमानों ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया, और मुस्लिम लीग तथा मुसलमान बंगाल विभाजन का समर्थन किया। बंगाल विभाजन का समर्थन किया मतलब यह कहा कि नहीं, बंगाल विभाजन जो हुआ है ये बढ़िया हुआ है, ये ठीक हुआ है, अच्छा चीज है ये। और जैसे आज की मीडिया एकदम स्पष्टता पूर्वक लगेगा कि चाटुकारिता करता है मोदी जी का, मोदी सरकार का, वैसे ही जो है ना, जब ये घटना हुआ ना, तो भारतीय मुसलमानों को लेकर जो है एक मोमेंट बन गया, एक वातावरण बन गया भारतीय मुसलमानों को लेकर कि भारतीय मुसलमान जो है ना अंग्रेजों की चाटुकारिता करता है। लेकिन कुछ भारतीय मुसलमान बड़े देशभक्त थे। उन्होंने इस बात को खत्म करने के लिए कि ना, भारतीय मुसलमान अंग्रेजों की चाटुकारिता नहीं करता है, भारतीय मुसलमान अंग्रेजों की चाटुकारिता नहीं करता है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए भारतीय मुसलमानों ने एक आंदोलन चलाया जिसे इतिहास में
अहरार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अहरार आंदोलन, अहरार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो यही गलत है, आंसर यही हो जाएगा, बाद बाकी सब सही है। निम्न में से किन कारणों से स्वदेशी आंदोलन को क्षति पहुंची, यानी कौन ऐसे कारण थे जिस वजह से स्वदेशी आंदोलन को क्षति पहुंचा है? अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के बीच सांप्रदायिकता के बीज बोना, हां इससे क्षति पहुंचा है। अब कहिएगा अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के बीच सांप्रदायिकता का बीज कैसे बोया गया? तो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के बीच सांप्रदायिकता का बीज बोया गया कैसे? अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों को कहा कि कांग्रेस हिंदुओं का संगठन है, कांग्रेस मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करने वाला है, इसलिए भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मुस्लिम लीग नामक एक अलग संगठन बनाए। और मुस्लिमों की प्रेरणा से ही वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग नामक संगठन की स्थापना हुई। और अंग्रेजों की प्रेरणा से जो 1906 में मुस्लिम लीग नामक संगठन की स्थापना हुई, जिस मुस्लिम लीग को अंग्रेजों ने अपने पक्ष में कर लिया, इसी घटना को लेकर हम यह कह सकते हैं कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के बीच सांप्रदायिकता का बीज बोया गया। और अगर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं होती, स्वदेशी आंदोलन सफल होता, लेकिन स्वदेशी आंदोलन सफल नहीं हो पाया, यह तो है। धार्मिक चरित्र वाले पारंपरिक रीति रिवाजों का आंदोलन में शामिल होना, हां यानी हिंदू रीति रिवाज वाले कुछ चीजें जो है आंदोलन में चलाया गया, जो भारतीय मुसलमानों को और भी उग्र किया कि ना बात तो सही है, कांग्रेस हिंदुओं का संगठन है, तो यह भी क्षति पहुंचाया है। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय तथा अन्य वैज्ञानिक का सफल होना, यह तो सकारात्मक पहलू है, यह नकारात्मक पहलू थोड़े, यह सकारात्मक पहलू है। तो यह सकारात्मक ऐसा हुआ, लेकिन यह सकारात्मक पहलू है। यह स्वदेशी आंदोलन को क्षति नहीं पहुंचाया, बल्कि यह स्वदेशी आंदोलन को लाभ पहुंचाया। तो लाभ थोड़े पूछ रहा है, क्षति पूछ रहा है, तो क्षति 1 और 2। सत्य कथन का चयन करें। देखिए इसमें 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट में से जो सत्य है उसको चुनना है। मुस्लिम लीग अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति का हिस्सा थी। हां, अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो, भाई भाई को लड़ाओ, और इसी नीति के तहत तो अंग्रेज शासन किया है। तो अंग्रेज भारत के हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालना चाहता था, इसी वजह से मुस्लिम लीग की स्थापना करवाया। तो मुस्लिम लीग अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति का एक हिस्सा था। इस बात को भारतीय मुसलमान समझ नहीं पाए, लेकिन इस समय अगर इस समय जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तो उस समय अगर खान अब्दुल गफ्फार खां जैसे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे मुस्लिम नेता सक्रिय होते, तो मुस्लिम लीग जैसी संगठन स्थापित नहीं होती, भारत का विभाजन नहीं होता। खैर अब जो हो गया है, इतिहास तो उस बात को मानता है जो हो गया है, तो यह सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 सितंबर 1906 को आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई। नहीं, गलत है। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 सितंबर 1906 को नहीं, बल्कि 30 दिसंबर 1906 को आगा खां, सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में हुआ। यह बात सत्य है, लेकिन स्थापना 30 सितंबर 1906 को नहीं, बल्कि 30 दिसंबर 1906 को हुआ है। और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है ढाका में। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष नवाब सलीमुल्लाह को बनाया गया? नहीं, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष नवाब सलीमुल्लाह को नहीं बनाया गया, बल्कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया आगा खां को मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। आगा खां को मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। आगा खां। तो कौन सा सही है? केवल 1। मुस्लिम लीग द्वारा कब पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई? देखिए, जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई और फिर कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष वार्षिक अधिवेशन होने प्रारंभ हो गए, वैसे ही मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई तो यह तय किया गया कि मुस्लिम लीग का भी वार्षिक अधिवेशन होगा। और फिर वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आगा खां ने किया। 1908 में मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता आगा खां ने किया, इस अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग ने अंग्रेजी सरकार से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग किया। और फिर मुस्लिम लीग के मांग पर 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारतीय मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। पृथक निर्वाचन का अधिकार क्या है, पृथक निर्वाचन क्या है, रात में पॉलिटी के सेशन में हम आपको बता चुके हैं, तो इसलिए इसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे नहीं। आंसर हो जाएगा 1908 के अमृतसर अधिवेशन। मुस्लिम लीग की स्थापना का इनमें से कौन सा एक उद्देश्य नहीं था? यानी मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई उसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा। तो मुस्लिम लीग की स्थापना का कौन सा उद्देश्य नहीं था?
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी, शुरुआती वर्षों में मुस्लिम लीग का यह उद्देश्य नहीं था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में वो भागीदारी सुनिश्चित करेगा, यह उसका उद्देश्य नहीं था, यही सही होगा। मुसलमानों के लिए राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करते हुए इसका विस्तार करना, हाँ यह उद्देश्य था। मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना, हाँ यह भी उद्देश्य था। मुसलमानों में अन्य संप्रदायों के प्रति उत्पन्न होने वाली असहिष्णुता व कटुता की भावना के प्रसार को रोकना, हाँ मुस्लिम लीग की स्थापना का यह तीनों उद्देश्य था, लेकिन ए नंबर उद्देश्य नहीं था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कौन सा से प्रस्ताव गर्मपंथियों द्वारा पारित करवाए गए? स्वदेशी आंदोलन को लेकर प्रस्ताव पारित करवाए गए, बहिष्कार आंदोलन को लेकर प्रस्ताव पारित करवाए गए, राष्ट्रीय शिक्षा को लेकर प्रस्ताव पारित करवाए गए, स्वशासन को लेकर के प्रस्ताव पारित करवाए गए। ये चारों प्रस्ताव 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गर्मपंथियों द्वारा पारित करवाए गए थे। 1906 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने किया था। और दादा भाई नेरोजी कांग्रेस के गर्मपंथी या उग्रवादी नेताओं के प्रभाव में आकर ही ये चारों प्रस्ताव जो है आपको पारित करने का काम किए। और गर्मपंथी के प्रभाव में आकर ही दादा भाई नेरोजी ने 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग किया। कांग्रेस के मंच से प्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नेरोजी ने 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया।